नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर स्वागत है आपका मेडल स्कॉलर चैनल पर। मैं हूं राकेश कुमार शर्मा, यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट, और आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी जूनियर सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर की। विद्यार्थियों, हिंदी निबंध की सीरीज में आज हमारा निबंध होगा 14 नंबर का, और आज हम पढ़ेंगे भारत में बढ़ती जनसंख्या की चुनौतियां। विद्यार्थियों, उतना ही महत्वपूर्ण निबंध है सीनियर जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की 2024 की परीक्षा में। विद्यार्थियों, कमर कस लीजिए, बहुत कम समय बचा है। हम मेन की तैयारी पहले करेंगे, फिर प्री की तैयारी करेंगे, क्योंकि प्री में तो आप अच्छा करेंगे ही विद्यार्थियों, मेन की वजह से आप पीछे रह जाते हैं। और मेडल स्कॉलर चैनल मेरे प्यारे विद्यार्थियों को पीछे अब की बार नहीं रहने देगा। डंका बजा देंगे एसएससी में विद्यार्थियों पहुंचकर कि हम आए हैं मेडल स्कॉलर से, पूछ लो जहां से पूछना है। तो चलिए आज शुरू करते हैं विद्यार्थियों, भारत में बढ़ती जनसंख्या की चुनौतियां। विद्यार्थियों, आज जो हमने निबंध को चूज किया है, ये हमारे चौथे नंबर का निबंध है। हमने आपको हिंदी के अंतर 7 निबंधों की सूची दी थी। उस 7 निबंधों की सूची में हमने आपको बताया था कि 2024 की परीक्षा में पूछे जाएंगे तो यही टॉपिक पूछे जाएंगे। विद्यार्थियों, रट लीजिए इन निबंधों को, याद कर लीजिए कंटेंट को, याद कर लीजिए उन हेडिंग्स को जो आपको लिखनी है निबंध के अंदर। और जो कंटेंट हम दे रहे हैं आपको विद्यार्थियों, इससे बाहर आपका पेपर नहीं छपने वाला है। विश्वास रखिए मेडल स्कॉलर पर, पूरी रिसर्च के बाद ही आपके सामने कंटेंट लाया जाता है। हर चीज को परख करके हम एक एडवांस में चलते हैं, एक स्टेप। और एसएससी जो सोचता है उससे पहले हमारे विद्यार्थियों को हम सजग कर देते हैं, और यही इस चैनल की सबसे बड़ी खासियत है विद्यार्थियों। तो आज जो हम पढ़ेंगे वह है भारत में बढ़ती जनसंख्या की चुनौतियां। विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने आपको बता रखा है, शुरू करते हैं प्रस्तावना से और उपसंहार पे करते हैं खत्म। और प्रस्तावना के अंतर्गत, हर टॉपिक के अंतर्गत हम शुरू करेंगे पास्ट से और ले जाएंगे प्रेजेंट में। फ्यूचर की बात होगी तो उसको भी करेंगे मेंशन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का निबंध, भारत में बढ़ती जनसंख्या की चुनौतियां। विद्यार्थियों, जो प्रस्तावना है उसके अंतर्गत आपको क्या लिखना है मैं पढ़ता हूं। भूमि, जन और संस्कृति ये तीनों राष्ट्र के अनिवार्य अंग माने गए हैं। विद्यार्थियों, जो पहली लाइन होती है ना निबंध की, वो हार्ट टचिंग होनी चाहिए। एग्जामिनर के मन मस्तिष्क पर आपको छा जाना है। पहली लाइन से ही उसे लगना चाहिए कि ये बंदा कहीं ना कहीं से अच्छे स्तर से पढ़ के आया होगा तो मेडल स्कॉलर से आया होगा। विश्वास मानिए, एक दिन हम डंका बजा करके रहेंगे। एसएससी ट्रांसलेटर के 90%, मोर देन 90% हम रिजल्ट देकर रहेंगे। इस बार का हमारा पहला बैच है, और इस बैच को हम उस लेवल पर ले जाएंगे विद्यार्थियों कि बस आप पूछिए मत, बस जुड़े रहिए चैनल के साथ, सपोर्ट करिए। आपके सपोर्ट के बिना हम कुछ नहीं है विद्यार्थियों। बिल्कुल, जब आप सपोर्ट करते हैं, हमें लिखते हैं, कमेंट करते हैं, हमारे वीडियोस देखते हैं, पसंद करते हैं, और आप ही हमारी सबसे बड़ी ताकत हैं। विश्वास मानिए, जब जो ऊर्जा आपसे हमें मिलती है इन फेवर ऑफ योर कमेंट्स, इन फेवर ऑफ योर लाइक्स, वो हमें ऊर्जा से भर देता है। तो आशा करता हूँ जिन विद्यार्थियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और पहली बार अगर हमारा चैनल देख रहे हैं, विद्यार्थियों आप हमारे कंटेंट को परखें, जानें, समझें, और उसके बाद देखें हमारे कंटेंट को, क्वालिटी स्टैंडर्ड को देख करके ही सब्सक्राइब करें। तो चलिए विद्यार्थियों, शुरू करते हैं आज का निबंध। भूमि, जन और संस्कृति ये तीनों राष्ट्र के अनिवार्य अंग माने गए हैं। इनमें भूमि और संस्कृति दोनों का महत्व जन के सापेक्षी होता है। हर सेंटेंस विद्यार्थी पहले वाले सेंटेंस से लिंक होना चाहिए, तारतम्य बैठाना चाहिए। ऐसा ना हो पहले सेंटेंस में आपने कुछ बात और कह दी, दूसरे सेंटेंस में आप दिल्ली की बात कर रहे हैं तो फिर आप मुंबई पहुंच जाएं, मुंबई से आप हैदराबाद चले जाएं। ऐसा हमें नहीं करना है। सेंटेंसेस के बीच में हमारा लिंक बैठना चाहिए, यानी पहले सेंटेंस में जो बात कही है आपने, वही बात आप दूसरे सेंटेंस में आगे बढ़ाएंगे। निबंध में तारतम्यता बहुत ज़्यादा जरूरी होती है, यानी एक फ्लो में रीडर को आपको फ्लो में बहाना है। एक फ्लो के अंदर भी एकदम से बम्बार्ड नहीं करना है। किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर अगर आप लिख रहे हैं तो सीधा एकदम स्ट्रॉन्ग फैक्ट्स नहीं फेंकना है आपको। शुरू में आपको लय के अंदर उसको विश्वास में लेना है कि हम जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, और आपको इसे पढ़ना चाहिए। उत्सुकता जगनी चाहिए रीडर की, उसको लगना चाहिए कि यार अगले स्टेप में पता नहीं क्या मिलेगा और मुझे और जानना है। क्यूरियोसिटी आनी चाहिए उसके अंदर। वो जब वो क्यूरियोसिटी आ जाएगी विद्यार्थियों, तो एग्जामिनर आपको पूरे नंबर देगा। यही कारण है कि हमने यहाँ पहले सेंटेंस में लिखा, भूमि, जन और संस्कृति ये तीनों राष्ट्र के अनिवार्य अंग माने गए हैं। इनमें भूमि और संस्कृति दोनों का महत्व जन के सापेक्षी होता है। यानी हमने 3 चीजें उठाई, भूमि, जन और संस्कृति। इनमें हमने बताया कि भूमि और संस्कृति का सापेक्ष किसके सापेक्ष होता है? जन के सापेक्ष ही होता है।
क्योंकि विद्यार्थियों भूमि और संस्कृति का कोई मोल नहीं है अगर मनुष्य नहीं है तो, जन नहीं है, वहाँ रहने वाले व्यक्ति नहीं है तो भूमि की उपयोगिता क्या है, वहाँ की संस्कृति बनेगी ही नहीं। संस्कृति जन के सापेक्ष में ही होती है, इसीलिए पहले सेंटेंस को हमने दूसरे सेंटेंस से जोड़ा है। जन के बिना भूमि निरर्थक है, और यहाँ पर हमने भूमि को बता दिया कि जन के बिना भूमि निरर्थक है और संस्कृति का विकास ही संभव नहीं है। भारत विश्व का एक महत्वपूर्ण और बड़ा देश है जो अपनी बढ़ती जनसंख्या के कारण चर्चा का विषय बना हुआ है। देखिए विद्यार्थियों, फर्स्ट 3 लाइन में हमने रीडर की क्यूरियोसिटी को जगाया, एग्जामिनर को बताया कि हम जो कहने जा रहे हैं वो बेस्ट है, हम जो लिखने जा रहे हैं वो बेस्ट है। यही कारण है कि 3 चीज़ें मैंने उठाई, भूमि, जन और संस्कृति, क्योंकि ये तीनों जनसंख्या से रिलेटेड करती हैं और उनमें तीनों राष्ट्र के अनिवार्य अंग माने गए हैं। इसमें भूमि और संस्कृति दोनों का महत्व जन के सापेक्ष होता है और जन के बिना भूमि निरर्थक है तो संस्कृति का विकास ही संभव नहीं है। भारत विश्व का एक महत्वपूर्ण और बड़ा देश है जो अपनी बढ़ती जनसंख्या के कारण चर्चा का विषय बना हुआ है। आज भारत के 142.86 करोड़ आबादी के साथ चीन से भी आगे निकल गया है। अब आगे हम मेन फैक्ट के ऊपर कि हमने बताया कि भारत विश्व का महत्वपूर्ण और बड़ा देश है जो अपनी बढ़ती जनसंख्या के कारण चर्चा का विषय बना हुआ है। यानी मेन टॉपिक को हमने डाल दिया कि हम बात किस पर करने जा रहे हैं, वो हमने प्रस्तावना पे लिख दिया है कि क्योंकि आज भारत सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश बन गया है। यही कारण है कि ये टॉपिक हमने आपके लिए चुना है। चीन को छोड़ करके आज भारत देश नंबर 1 की कुर्सी पर बैठ गया है जनसंख्या के मामले में। तो एसएससी को पूछना पड़ेगा विद्यार्थियों, आपके विचार जानने पड़ेंगे उसको, क्योंकि ये छोटी बात नहीं है। देश पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे संसार के अंदर जब नंबर 1 पे किसी चीज़ में आता है ना विद्यार्थियों, तो वह विषय चर्चा का विषय बनेगा और बनता है। ये आपको विश्वास करना पड़ेगा। ये विषय आपसे पूछा जाएगा 2024 में, कोई नहीं रोक सकता इसको। तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, अच्छे से लिखना है आपको इस पर निबंध, और ऐसा लिखना है जो मन को झकझोर दे, मन को आनंदित कर दे। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में हमने ये विषय को चूज करके अब आगे बढ़ा रहे हैं। आज भारत का 142.86 करोड़ आबादी के साथ चीन से भी आगे निकल गया है। आज हमारे देश में बेलगाम बढ़ती जनसंख्या की एक विकट चुनौती बनी हुई है। अब देखिए सेंटेंस, विकास का रथ 1 अरब से भी अधिक जनसंख्या को ढोने में असहासा प्रतीत दिखाई दे रहा है। यानी विकास का रथ 1 अरब से भी अधिक जनसंख्या को ढोने में असहायता दिखाई दे रहा है। ये सेंटेंस जब आप लिखते हैं ना तो सारा की सारा इसमें कंक्लूजन आप समा देते हैं पूरे के पूरे निबंध का। अब आता है विद्यार्थियों, प्रस्तावना में हमने उत्सुकता जगा दी, रीडर को यह बता दिया कि हम कुछ तो कहने जा रहे हैं जो आपको जानना जरूरी है, वो नहीं रह सकता अब आगे पढ़े बिना। बढ़ती जनसंख्या की समस्या। अब आते हैं मुख्य मुद्दे पर। भूमिका प्रस्तावना होती है विद्यार्थियों किसी भी विषय की भूमिका बताने के लिए। यानी आप जब मकान बनाते हैं तो नींव बनाने का काम करते हैं, तो प्रस्तावना भी नींव का काम करती है, और नींव जितनी स्ट्रांग होगी उतना ही आपका मकान स्ट्रांग बनेगा। यहाँ पे भी प्रस्तावना आपकी जितनी अच्छी होगी, जितने लच्छेदार होगी, जितने फैक्ट पर आधारित होगी, उतना ही ज़्यादा आपका निबंध सुंदर और सुशोभित होकर के बाहर आएगा। अब आते हैं मेन पे, बढ़ती जनसंख्या की समस्या। भारत की जनसंख्या में अनियंत्रित वृद्धि सारी समस्याओं का मूल कारण बनी हुई है। गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, अपराध वृद्धि, तनाव, असुरक्षा सभी जनसंख्या वृद्धि के ही परिणाम हैं। यद्यपि सरकार और विवेकशील नागरिक इस पर नियंत्रण के प्रयास करते आ रहे हैं, किंतु स्थिति ऐसी है। देखिए, अब टैगलाइन देनी है आपको, तो एक फेमस टैगलाइन है, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दुगन कपि रूप दिखावा। हनुमान जी के बारे में है, जैसे जैसे सुरसा ने अपना बदन बढ़ाया और उसका दुगना रूप हनुमान जी ने दिखा दिया। तो आप देखिए यहाँ पर बिल्कुल सटीक वो लाइन बैठती है। जैसे जैसे यहाँ पर हमने कहा है कि सरकार इसमें अपने विवेकशील नागरिक इस पर नियंत्रण का प्रयास कर रही है, लेकिन ये समस्या इतनी ज़्यादा बड़ी है कि जैसे जैसे सरकार इसको कंट्रोल करने की कोशिश करती है, वैसे वैसे ये दुगनी प्रकृति के साथ सामने आती है। विद्यार्थियों, यहाँ पर एक नेगेटिव, जब भी आप कोई सेंटेंस लिखेंगे नेगेटिव, सरकार के बारे में हो, समाज के बारे में हो, आपके विकास के बारे में हो, अगर कोई नेगेटिव तथ्य को आपको पेश करना है तो उसके साथ नेगेटिव लिखने के बाद तुरंत बाद आपको पॉजिटिव परिप्रेक्ष्य हमेशा लाना है विद्यार्थियों। कहीं भी हो, चाहे आप कहीं भी इंटरव्यू देने जा रहे हो, कहीं भी अगर आपने कोई नेगेटिव बात कही है, आपकी कोई कमजोरी के बारे में अगर उन्होंने पूछा है, तो आप ये कहेंगे कि ये मेरे अंदर कमजोरी ये है, लेकिन मैं इसको सुधारने के लिए प्रयासरत हूँ।
इस तरह से जब आप एंड करते हैं तो सामने वाले को लगता है विद्यार्थियों कि कमजोरी हर इंसान के अंदर होती है, कि बस ये एक्सेप्ट कर रहा है अपनी कमजोरी और उसको सुधारने के लिए भी कह रहा है। तो इसका मतलब एक्सेप्टेंस इसके अंदर है। यही कारण है कि हमने यहाँ पर अपनी कमजोरी बताई, भारत देश की कमजोरी बताई कि जनसंख्या वृद्धि में अनियंत्रित वृद्धि सारी समस्याओं का मूल कारण बनी हुई है। गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, अपराध वृद्धि, तनाव, असुरक्षा सभी वृद्धि के परिणाम है। यद्यपि सरकार और विवेकशील नागरिक इस पर नियंत्रण के प्रयास करते आ रहे हैं। तो यहाँ पर कही हमने पॉजिटिव बात। अब हमने अपनी टैगलाइन दे दी, जस जस सुरसा बदनी बढ़ावा तासु दुगन कपिरूप दिखावा। कितनी अच्छी और सटीक टैगलाइन है, आपको बिल्कुल याद रहेगी और आप इसे भूलने वाले भी नहीं हैं। भारत के विश्व की महाशक्ति बनने के सपने जनसंख्या के प्रहार से ध्वस्त होते दिखाई दे रहे हैं। एक अनार 100 बीमार, यह कहावत चरितार्थ हो रही है। जनसंख्या वृद्धि के अश्वमेध का घोड़ा। अब ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों। इस टैग लाइन को आप कहीं भी किसी समस्या के साथ यूज कर सकते हैं, हर निबंध में आपको काम आएगी। याद कर लीजिए इस लाइन को, बहुत मेहनत से लिखी है मैंने ये। जनसंख्या वृद्धि के अश्वमेध का घोड़ा, शेयर बाजार के उफान, मुद्रा कोष की ठसक, विदेशी निवेश की दमक, सबको अंगूठा दिखाता आगे आगे दौड़ रहा है। तो अब यहाँ जनसंख्या वृद्धि के अश्वमेध का घोड़ा, अगर कोई किसी भी समस्या है, कोई भी समस्या के ऊपर अगर एसएससी ट्रांसलेटर में आपसे ऐसे पूछता है, चिपका दीजिए इस लाइन को हर जगह पर, जनसंख्या वृद्धि के अश्वमेध का घोड़ा। यानी कोई भी समस्या है वहाँ पर समस्या लिखो जनसंख्या वृद्धि की जगह, और उसके बाद उस समस्या को पढ़ो कि उसका अश्वमेध का घोड़ा, शेयर बाजार के उफान, मुद्रा कोष की ठसक, विदेशी निवेश की दमक। यहाँ देखिए शेयर बाजार का उफान, क्यों उफान बोला मैंने, क्योंकि वो तेजी से बढ़ता है। मुद्रा कोष की ठसक, मुद्रा कोष की ठसक होती है मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे पास मुद्रा है। विदेशी निवेश की दमक, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट सबको चाहिए तो दमक आती है उससे देश के अंदर। सबको अंगूठा दिखाता आगे आगे दौड़ रहा है। तो ये लाइन है, ऐसी लाइनें मैं आपको देता हूँ विद्यार्थियों, निकाल करके बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में, कोई क्लिष्ट हिंदी नहीं, कोई संस्कृत से लिए हुए कठिन शब्द नहीं, सिंपल लेकिन दिल को छूने वाली हिंदी, सीधे दिल में उतरने वाली हिंदी ही मैं आपको पढ़ाता हूँ विद्यार्थियों, जिससे कि ऐसे सेंटेंस दूंगा वो एक बार आप पढ़ लोगे ना, आपको ताउम्र याद रहेंगे कि सर ने ये बताया था। तो इस तरह से हमने लिखा विद्यार्थियों बढ़ती जनसंख्या की समस्या को। मैं रीड करता हूँ फिर से। हमने अब इसको समझ लिया कि हमको क्या लिखना है, अब हम इसको पढ़ते हैं। भारत की जनसंख्या में अनियंत्रित वृद्धि सारी समस्याओं का मूल कारण बनी हुई है। गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, अपराध वृद्धि, तनाव, असुरक्षा सभी जनसंख्या वृद्धि के ही परिणाम है। यद्यपि सरकार और विवेकशील नागरिक इस पर नियंत्रण के प्रयास करते आ रहे हैं, किंतु स्थिति ऐसी है जस जस सुरसा बदन बढ़ावा तासु दुगन कपिरूप दिखावा। भारत के विश्व की महाशक्ति बनने के सपने जनसंख्या के प्रहार से ध्वस्त होते दिखाई दे रहे हैं। एक अनार 100 बीमार, यह कहावत चरितार्थ हो रही है। जनसंख्या वृद्धि के अश्वमेध का घोड़ा, शेयर बाजार के उफान, मुद्रा कोष की ठसक और विदेशी निवेश की दमक सबको अंगूठा दिखाता आगे आगे दौड़ रहा है। अब आते हैं विद्यार्थियों, हमने समस्या बता दी, उसकी चर्चा कर ली। अब उसकी चुनौतियां, कौन कौन सी ऐसी चुनौतियां हैं जो जनसंख्या वृद्धि के फलस्वरूप हमारे सामने देखने को मिलेंगी। विद्यार्थियों ये लगता सिंपल विषय है, जनसंख्या वृद्धि पे लिख देंगे, कुछ भी लिख देंगे, क्या करेंगे, लेकिन विद्यार्थियों नंबर चाहिए तो सीक्वेंस बहुत ज़रूरी है, नंबर चाहिए तो हेडिंग्स जरूरी है, नंबर चाहिए तो आपको क्या लिखना है, ये कंटेंट आपको पता होना चाहिए, सेंटेंस का फ्रेमवर्क आपको पता होना चाहिए, तभी आपको 50 में से 50 नंबर मिलेंगे। और मेडल स्कॉलर पर अगर विद्यार्थी ने निबंध पढ़ लिया है, मैं वादा करता हूँ आपसे, आप अगर मेरी बातों को गौर करके लिख के आएंगे, 40 नंबर से कम आपको कोई भी एग्जामिनर नहीं दे सकेगा। अब पढ़ते हैं हम जनसंख्या वृद्धि की चुनौतियां। जब किसी देश के नागरिकों की संख्या बढ़ती है तो जनसंख्या और उत्पादन की दर में चोर सिपाही का खेल शुरू हो जाता है। जैसे ही चोर सिपाही का खेल आपको याद आएगा, तुरंत आपको याद आ जाएगा मेरा सेंटेंस कि जब किसी देश के नागरिकों की संख्या बढ़ती है तो जनसंख्या और उत्पादन दर में चोर सिपाही का खेल शुरू हो जाता है। इस सेंटेंस को भी आप किसी भी निबंध में यूज कर सकते हैं, किसी भी समस्या के साथ दे सकते हैं। वास्तविकता यह है कि उत्पादन वृद्धि के सारे लाभ को जनसंख्या वृद्धि व्यर्थ कर देती है। आज हमारे देश में ही यही हो रहा है। जनसंख्या वृद्धि सारी चुनौतियों की जननी बन गई है, जिसमें से कुछ चुनौतियां निम्न हैं। देखिए कितने सुंदर तरीके से छोटे शब्दों में, इजी वे में मैंने अपनी बात कह दी कि हमने कहा जब किसी देश के नागरिकों की संख्या बढ़ती है तो जनसंख्या और उत्पादन दर में चोर सिपाही का खेल शुरू हो जाता है। वास्तविकता यह है कि उत्पादन वृद्धि के सारे लाभ को जनसंख्या की वृद्धि व्यर्थ कर देती है।
आज हमारे देश में यही हो रहा है। जनसंख्या वृद्धि सारी चुनौतियों की जननी बन गई है, जिससे कि कुछ चुनौतियां निम्न हैं। अब हम उन चुनौतियों की चर्चा करेंगे विद्यार्थियों, जिनमें सामाजिक चुनौतियां, आर्थिक चुनौतियां, शिक्षा की चुनौती और स्वास्थ्य की चुनौती। विद्यार्थियों, बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होंगे कि जनसंख्या वृद्धि का परिणाम ये हो जाता है, खाने का नहीं होता, खाद्यान्न नहीं हो जाता। कुछ नहीं लिखना है, सिंपल ब्रॉड एस्पेक्ट की हेडिंग्स चुननी है। सामाजिक चुनौतियों में सब कुछ आ जाएगा, आर्थिक में आर्थिक की सब कुछ आ जाएगा, शिक्षा का शिक्षा में आ जाएगा, और स्वास्थ्य में स्वास्थ्य। बेसिक कम्युनिटीज तो यही है, सामाजिक, आर्थिक, शिक्षा और स्वास्थ्य। कोई भी समस्या आ जाओ, किसी की समस्या के साथ ये चुनौतियों को आप जोड़ सकते हैं। अगर समस्या के ऊपर निबंध आता है ना विद्यार्थियों, तो आप उस समस्या को लिखिए और उसको लिखिए सो की चुनौतियां, और उसके अंदर सामाजिक चुनौती, आर्थिक चुनौती, शिक्षा की चुनौती, स्वास्थ्य की चुनौती, हर निबंध के अंदर आपको ये हेडिंग्स काम आएंगी विद्यार्थियों। इसीलिए तो मेडल स्कॉलर है, जो अपने विद्यार्थियों को कंफ्यूजन से बाहर निकालता है। एकदम सटीक, बिल्कुल आपको तीर पर एकदम ऐसा निशाना लगाना है आपको कि बस एसएससी देखता रह जाए और हमारे विद्यार्थियों का सिलेक्शन हो। बाकी सब तो कैलकुलेशन करते ही रह जाएंगे विद्यार्थियों। तो पहली जो समस्या लेते हैं वो है सामाजिक चुनौतियां। बढ़ती जनसंख्या के साथ सामाजिक चुनौतियों का सामना करना भी आवश्यक है। पहली चुनौती है बेरोजगारी और रोजगार के अवसरों में कमी की समस्या है, जिससे नौजवान पीढ़ी को अधिक प्रभावित हो रहा है। दूसरी चुनौती समाज में सामाजिक और भेदभाव असमानता है। कुछ समुदाय सुखद जीवन शैली जीते हैं, जबकि दूसरे इससे वंचित रह जाते हैं। देखो, सामाजिक में क्या होता है, गरीबी और अमीरी का भेदभाव सबसे ज़्यादा होता है। बेरोजगारों को सबसे बड़ी चुनौती है सामाजिक चुनौती, तो उन्हीं को हमने यहाँ पर लिखा है। मैं फिर से पढ़ता हूँ, बढ़ती जनसंख्या के साथ सामाजिक चुनौतियों का सामना करना भी आवश्यक है। पहली चुनौती बेरोजगारी और रोजगार के अवसरों में कमी की समस्या है, जिससे नौजवान पीढ़ी को अधिक प्रभावित हो रही है। दूसरी चुनौती है समाज में सामाजिक और भेदभाव असमानता है। इसमें कुछ समुदाय सुखद जीवन जीते हैं, जबकि दूसरे इससे वंचित रह जाते हैं। तो ये तो बात हुई समाज की। अब बात करते हैं आर्थिक चुनौतियों की। आर्थिक चुनौतियों में विद्यार्थियों क्या लिखना है मैं आपको बताता हूँ। बढ़ती जनसंख्या के साथ आर्थिक चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है। सरकार को बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य, शिक्षा, अन्य क्षेत्रों में अधिक निवेश करना पड़ता है, जो आर्थिक विकास को अवरुद्ध करने का काम करता है। यानी बेसिक फैसिलिटीज़ पर आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है। इससे होता ये है कि जो आपके बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो रह जाते हैं। इसी तरह शिक्षा की चुनौती में आपको क्या लिखना है पढ़ते हैं। बढ़ती जनसंख्या के साथ शिक्षा में सुधार बहुत ज़रूरी हो जाता है। भारत में अब तक कई क्षेत्रों में शिक्षा में सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी कई जगहों पर इसमें कमी है। महिलाओं और पिछड़े वर्गों को एक बेहतर जीवन शैली का अधिकार है, जिसका रास्ता शिक्षा से होकर ही निकलता है। इसके लिए सरकार को शिक्षा में अधिक निवेश और सुधार करने की आवश्यकता है। दो वर्ग ऐसे हैं, महिला और पिछड़ा वर्ग। कहीं भी आप बात कर दोगे तो दिल को टच करेगा। यानी गरीबी, अमीरी, महिला शिक्षा, पिछड़ा वर्ग की समस्याएं, इनको हर निबंध के अंदर आपको मेंशन करना है विद्यार्थियों। स्वास्थ्य की चुनौती। बढ़ती जनसंख्या के साथ स्वास्थ्य में सुधार का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है। जनसंख्या की बढ़ती वजह से बीमारियों और रोगों का खतरा भी बढ़ जाता है। इसके लिए सरकार को जनता को जागरूक बनाने, स्वास्थ्य सुझाव देने तथा उचित औषधियों तक पहुंचाने के लिए कार्यक्रमों को तेज करना चाहिए। जहां भी समस्या है पॉजिटिव नोट के साथ हमको खत्म करना होगा विद्यार्थियों। अब बात आती है जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। अब गिना दी हमने समस्याएं, हमने पढ़ ली प्रस्तावना, हमने पढ़ ली बढ़ती जनसंख्या की समस्या, फिर हमने दे दी है चुनौती, और अब देंगे उसके उपाय। जब हम कभी चुनौती देते हैं किसी भी समस्या को लेकर के, तो उसके उपाय देने उतने ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। हमने आपको हमेशा कहा है कि अगर समस्या आपने कहीं लिखी है तो उसको पॉजिटिव नोट में ख़त्म करना है। उसके उपाय आपको बताने होंगे कि आपकी दृष्टि से समस्या के क्या उपाय हो सकते हैं। तो चलिए करते हैं चर्चा जनसंख्या नियंत्रण के उपायों की। आज के विश्व में जनसंख्या पर नियंत्रण रखना प्रगति और समृद्धि के लिए अनिवार्य आवश्यक है। और भारत जैसे विकासशील देश के लिए जनसंख्या नियंत्रण परम आवश्यक है। जनसंख्या पर नियंत्रण के अनेक उपाय हो सकते हैं। वैवाहिक आयु में वृद्धि करना एक सहज उपाय है। बाल विवाहों पर कठोर नियंत्रण होना चाहिए। दूसरा उपाय है छोटा परिवार। विद्यार्थियों, जब निबंध की बात आती है ना, तो उपाय में बहुत सारी हेडिंग लिख देते हैं विद्यार्थी। ये भी उपाय हो सकता है, ये भी उपाय हो सकता है, फैमिली प्लानिंग करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अरे विद्यार्थी, उतना टाइम नहीं होता है वहाँ एसएससी में। 50 नंबर का ही लिखना है आपको आधा घंटा मिलेगा निबंध लिखने के लिए। वहाँ पर रामायण नहीं लिखनी है आपको।
फैक्ट पे आधारित अपनी बात कहनी है, शॉर्ट एंड क्रिप्स कहनी है, सीधा दिल में उतर कर कहनी है। वहां पर आपको तारतम्य में बैठाने के लिए, सोचने के लिए समय नहीं है। वहां लेखनी रुकनी नहीं चाहिए आपकी। इसीलिए तो हमने पहले सेकंड पेपर को लिया है विद्यार्थियों। बार बार मैं प्रैक्टिस कराऊंगा आपकी निबंधों की, इन्हीं निबंधों को बार बार आपसे पूछूंगा। आप इतनी प्रैक्टिस करके जाएंगे कि आज अगर पेपर सेकंड पेपर हो जाए तो आपसे ज़्यादा कोई होशियार नहीं हो, आपसे ज़्यादा मार्क्स लाने वाला कोई नहीं हो। यही मेरा मकसद है। मेडल स्कॉलर चैनल मेरे अनुवादकों के साथ जुड़ा है, उन अनुवादकों के साथ जो कि वन स्टेप आगे बढ़ करके अपना काम करेंगे। तो चलिए, उसमें वैवाहिक आयु में वृद्धि करना एक सहज उपाय है। बाल विवाहों पर कठोर नियंत्रण होना चाहिए। दूसरा उपाय है छोटा परिवार। परिवार नियोजन के अनेक उपाय आज उपलब्ध हैं। तीसरा उपाय है राजकीय सुविधाएं केवल परिवार नियोजन का पालन करने वालों तक सीमित करना है। परिवार नियोजन अपनाने वाले व्यक्तियों को वेतन वृद्धि देकर, पुरस्कृत करके और नौकरियों में प्राथमिकता देकर भी जनसंख्या नियंत्रण को प्रभावी बनाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त शिक्षा के प्रसार द्वारा धार्मिक और सामाजिक नेताओं का सहयोग भी जनसंख्या नियंत्रण में सहायक हो सकता है। हमने कोई बिंदु ऐसा नहीं छोड़ा विद्यार्थियों जो जनसंख्या नियंत्रण के उपाय से संबंधित हो और हमने निबंध में नहीं लिखा हो। तो यही तो विशेषता है गागर में सागर भरने की। यहाँ पर बहुत ज़्यादा लंबा नहीं लिखना है आपको निबंध, एक पैराग्राफ लिखना है और उस पैराग्राफ के अंदर ही सब कुछ आपका आ जाना चाहिए। अब बात करते हैं उपसंहार की, जहाँ पर मिलेंगे आपको मार्क्स। प्रस्तावना में पढ़ के एग्जामिनर आपके बारे में जानता है कि आप कैसे विद्यार्थी हैं, किस लेवल का आप लिख रहे होंगे, और सीधा आता है, बीच में वो पढ़ता नहीं है, सीधा आता है उपसंहार के ऊपर। पढ़ता नहीं है इसका मतलब ये नहीं है विद्यार्थियों कि आपने हेडिंग्स पर ध्यान नहीं दिया। हेडिंग्स को देखता हुआ चलता है। अच्छा, सामाजिक चुनौती लिख दी, आर्थिक चुनौती, शिक्षा चुनौती, स्वास्थ्य चुनौती, जनसंख्या नियंत्रण। अच्छा, अब देख लेता हूँ उपसंहार। उपसंहार मुश्किल से 30 से 35 या 40 से 45 सेकेंड्स आपके निबंध को देता है वो चेक करते वक्त, और यही 45 सेकंड आपके पूरे भविष्य को निर्धारित करती हैं विद्यार्थियों। प्रस्तावना अच्छी लिखिए, उपसंहार अच्छा लिखिए, हेडिंग्स में दम डालिए, आपका काम आधे से ज़्यादा बन चुका होगा। जनसंख्या की अनियंत्रित वृद्धि खतरे की घंटी है। उपसंहार देखिए, हमने कितना सुंदर उपसंहार लिखा है विद्यार्थियों। जनसंख्या की अनियंत्रित वृद्धि खतरे की घंटी है। यह विस्फोट बनकर राष्ट्र के कुशलक्षेम को निगल जाए, उससे पहले ही इस समस्या को गंभीरता से निराकरण होना चाहिए। देखिए आपके शब्दों का जादू। जनसंख्या की अनियंत्रित वृद्धि खतरे की घंटी है। यह विस्फोटक बनकर राष्ट्र के कुशलक्षेम को निगल जाए, उससे पहले ही इस समस्या का गंभीरता से निराकरण होना चाहिए। आज संसार में संख्या बल नहीं, अर्थ और बुद्धि के बल से सफलता प्राप्त होती है। भारत को एक समृद्ध और शक्ति संपन्न राष्ट्र बनाने के लिए जनसंख्या की असीमित वृद्धि को यथाशीघ्र नियंत्रित करना चाहिए। तब तक इस संदर्भ में, अब देखिए हमने यहाँ पर, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ आप समस्याएं गिना के नोट ऐसे ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, नहीं। आप उन्हें अगर समस्या बता दी कि इसका उपाय होना चाहिए तो सॉल्यूशन भी आप ही देंगे निबंध के अंदर कि इसके फायदे क्या हैं। अब हमने समस्या गिना दी, जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करो, लेकिन जब तक नियंत्रित होगी तब तक क्या हम इस समस्या से जूझते रहेंगे, समस्या गिनाते ही रहेंगे? नहीं, हम पॉजिटिव नोट के साथ खत्म करेंगे। और यही मेडल स्कॉलर की सबसे बड़ी विशेषता है विद्यार्थियों। आपने जहां भी समस्या लिखी उसके साथ पॉजिटिव नोट के साथ खत्म करना है, जो एग्जामिनर के मन मस्तिष्क को पॉजिटिव वे में आपको नंबर देने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब यहाँ पर देखिए, सफलता भारत को एक समृद्ध और शक्ति संपन्न राष्ट्र बनाने के लिए जनसंख्या की असीमित वृद्धि को यथाशीघ्र नियंत्रित करना चाहिए। तब तक इस संदर्भ में हम बढ़ती जनसंख्या को एक अवसर के रूप में देख सकते हैं। भारत की बढ़ती आबादी से देश की अर्थव्यवस्था को फायदा हो सकता है। दरअसल देश में जनसंख्या अधिक होती है, वहाँ काम करने वालों की संख्या में ज़्यादा होती है, और एक अनुमान के अनुसार भारत में करीब 97 करोड़ लोग कामकाजी हैं, जो दुनिया के किसी देश के मुकाबले अधिक हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, हमने कितने अच्छे तरीके से पॉजिटिव नोट के साथ इसको खत्म कर दिया। तो यही तो सबसे बड़ी विशेषता है मेडल स्कॉलर की, जो कि आपको वन स्टेप आगे, हमने पहले समस्या दी उपसंहार में कि जनसंख्या की नियंत्रित वृद्धि खतरे की घंटी है, विस्फोटक बनकर राष्ट्र के कुशलक्षेम को निगल जाए, उससे पहले ही इस समस्या का गंभीरता से निराकरण होना चाहिए। आज संसार की संख्या बल नहीं बल्कि अर्थ और बुद्धि बल के उससे सफलता प्राप्त होती है। भारत को समृद्ध और शक्ति संपन्न राष्ट्र बनाने के लिए जनसंख्या की असीमित वृद्धि को यथाशीघ्र नियंत्रित करना चाहिए। तब तक इस संदर्भ में यहाँ पर पॉजिटिव नोट की बात जो मैं कर रहा था आपको, वो यह है विद्यार्थियों कि हम बढ़ती जनसंख्या को एक अवसर के रूप में देख सकते हैं। भारत की बढ़ती जनसंख्या, बढ़ती आबादी से देश की अर्थव्यवस्था को फायदा हो सकता है। दरअसल जिस देश में जनसंख्या अधिक होती है वहाँ काम करने वालों की संख्या में ज़्यादा होती है। एक अनुमान के अनुसार भारत में करीब 97 करोड़ लोग कामकाजी हैं, जो दुनिया के किसी भी देश के मुकाबले
मुकाबले अधिक हैं। तो इस तरह से जब आप निबंध लिखेंगे विद्यार्थियों, तो कोई भी एग्जामिनर आपके नंबर नहीं काट सकता। वो बार बार सोचेगा कि ये विद्यार्थी कहाँ से पढ़ के आया है, कितना अच्छा निबंध लिखा है, बार बार पढ़ने का मन करेगा, बार बार नंबर। एक निबंध अगर आप अच्छा लिखते हैं ना विद्यार्थियों, हिंदी का निबंध अच्छा लिखते हैं तो इंग्लिश में ऑटोमेटिक आपका फर्क पड़ेगा कि उसको नंबर देने का मन करेगा। लैंग्वेज है कम ज़्यादा आ सकती है, लेकिन विचारों का प्रवाह नहीं रुकना चाहिए। राइटिंग आगे पीछे हो सकती है, लेकिन अगर विचार सही है, टैगलाइन सही है, दिल को छू लेने वाली टैगलाइन लिखी है, तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अब विद्यार्थियों बारी है आपके लिए संदेश की, तो सुनिए संदेश। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता ही है एसएससी जूनियर सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर का हमारा ये बैच चल रहा है पेपर 2 के लिए, लेकिन पेपर 1 को भी हम नहीं छोड़ रहे हैं विद्यार्थियों। हमने तैयारी शुरू ऑलरेडी कर दी है। मैंने 4 टॉपिक आपको पढ़ा चुका हूं जो पेपर 1 में आपके आएंगे, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, अलंकार और संधि। आप उनको पढ़िए विद्यार्थियों, क्योंकि हिंदी का पेपर बहुत लेंदी आता है, वहाँ पर ग्रामर पढ़ने का टाइम नहीं होगा। मैंने मात्राएं देखकर समास बता सकते हो, मात्राएं देखकर अलंकार बता सकते हो। 1 नैनो सेकंड के अंदर आप प्रश्न को पहचानेंगे और प्रश्न का कर देंगे धुआं। तो विद्यार्थियों इतने अच्छे तरीके से मैंने केवल ट्रांसलेटर के परिप्रेक्ष्य में ध्यान में रखते हुए कि विद्यार्थियों के पास समय कम होता है, वहाँ पर धन विद्या प्लस आलय, विद्यालय का संधि विच्छेद करते बाकी विद्यालय रह जाएंगे, लेकिन आप शब्द देख बता देंगे कि इसमें कौन सी संधि है, आप सब देकर बता देंगे इसमें कौन सा समास है, सब देकर बता देंगे इसमें अलंकार है। मात्रा देखनी है, डंडे के ऊपर मात्रा देखो और अपना अलंकार लगा दो। इससे बढ़िया ग्रामर पढ़ा और कहाँ मिलेगी विद्यार्थियों। मैं इसीलिए आपको बार बार बोल रहा हूँ कि चारों वीडियोज को आप देखिए, और प्री की भी तैयारी आपको साथ साथ करनी है, जिससे कि हम एक स्टेप आगे रह सकें। जैसे ही ये 4 टॉपिक आपके खत्म होंगे, ऐसे वाले टॉपिक खत्म होंगे, हम लग जाएंगे फिर से प्री के पेपर पर। एक सब्जेक्ट को उठा करके आपको मैं तैयारी कराऊंगा, कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे विद्यार्थियों। और सीधा टारगेट है 2024 का अनुवादक बनने का सपना आपका पूरा होगा मेडल स्कॉलर के साथ। आशा है आपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया होगा। विद्यार्थियों आप कंजूसी करते हैं लाइक करने में, अगर आप लाइक नहीं करेंगे तो मुझे नहीं पता चलेगा कि मैं कैसा कर रहा हूँ, आपको पसंद मेरा प्रयास आ रहा है या नहीं आ रहा है। आप लाइक करने में क्यों कंजूसी करते हैं, उसमें आपका जाता क्या है। अगर आपको पसंद नहीं भी आ रहा है तो आप कमेंट में लिखिए कि आपको क्या पसंद नहीं आ रहा है। तो मैं आशा करता हूँ इस वीडियो के बाद आप लाइक को बढ़ाएंगे और अपने कमेंट्स भी मुझे बताएंगे कि आपको मेरा प्रयास कैसा आ रहा है। सब्सक्राइब और लाइक करो विद्यार्थियों, अनुवादक बनने का समय आ गया है। मेडल स्कॉलर आपके हर कदम का साक्षी बनेगा। सफलता के उस शिखर पर पहुंचकर हम झंडा फहराएंगे मेडल स्कॉलर का, हम झंडा फहराएंगे आपकी सफलता का। अपने माँ बाप के सपनों का पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करिए विद्यार्थियों, क्योंकि यही वो समय है जब बाकी लोग सो रहे हैं, लेकिन मेडल स्कॉलर का विद्यार्थी जाग करके अपने अध्ययन को आगे बढ़ा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों।